राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटिक्स की इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्योंकि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, उसके बारे में पढ़ रहे थे ना, सिक्वेंस वाइज चल रहे थे। तो अपनी उपराष्ट्रपति तक बात हो चुकी थी, यानी कि आर्टिकल 72। और जो आर्टिकल 72 था, मैंने उसमें बताया कि भाई जो राष्ट्रपति है 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। क्षमादान की शक्ति मतलब क्या? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की जो आजीवन कारावास की है या फिर फांसी की सज़ा, उसको कम कर सकता है। किसी को कठोर सज़ा दी गई है तो उसको कम कर सकता है, उसकी टाइमिंग को कम कर सकता है। किसी को 10 साल की सज़ा दी है, उसकी 5 साल कर सकता है ना। इस तरीके से जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत हैं? आर्टिकल 72, है ना। इतनी अपनी बात हो चुकी थी। अब उसके बाद अपन जानते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि आगे के जो आर्टिकल है ना वो इन्हीं से संबंधित हैं। तो ध्यान से सुनते चलिएगा। और अपन आर्टिकल वाइज बात कर रहे हैं ना, प्रत्येक आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। तो अपन अब बात करते हैं किसके बारे में। आर्टिकल 72 तक अपनी बात हो चुकी थी। आर्टिकल 73 किसके बारे में बात करेंगे? आर्टिकल 73। देखो आर्टिकल 73 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। क्या कह रहा है? कि राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। अब कार्यपालिका मतलब की हो गई मंत्रिपरिषद, है ना। तो यानी कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कह रहे कि यार अपने जो मंत्रिपरिषद है वो कम है, अपने जो मंत्री हैं वो कम है, कैबिनेट मंत्री कम है या राज्य मंत्री कम है, तो 4-5 नाम दे दिए राष्ट्रपति को, भाई ठीक है इनको मंत्री बना दो। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति है वह क्या है? कार्यपालिका का विस्तार करता है। और जब कार्यपालिका पढ़ते हैं तो बेसिकली मंत्रिपरिषद की बात करते हैं अपन, है ना। तो ये किस में बात कही गई है? आर्टिकल 73 में बात कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 74 है। कौन सा है? आर्टिकल 74। इस आर्टिकल 74 में बात ये कही गई है कि भाई ये जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये आर्टिकल 74 में बात की गई। दरअसल देखो, जो राष्ट्रपति है, जितने भी अपने जो एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनते हैं। क्योंकि हमारे जो देश का सबसे पहला नागरिक या कहें प्रथम नागरिक कौन है? अपना राष्ट्रपति है। उसी के नाम से सारे काम चलते हैं अपने। जो मंत्रिपरिषद है, जो प्रधानमंत्री है, वो तो उसके पीछे है, यूँ समझो सपोर्ट के लिए हैं। हालांकि वास्तविक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री ही सारे काम करता है, राष्ट्रपति जो पपेट की तरह है ना, कठपुतली की तरह काम करता है। लेकिन ये किस में बात कही गई? आर्टिकल 74 में, कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो कौन सा है? आर्टिकल 75। कौन सा है? आर्टिकल 75। अब आर्टिकल 75 में ये बात कही गई कि भाई जो प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए कुछ नाम राष्ट्रपति को सौंपेगा। और उसके बाद राष्ट्रपति उनको जो नाम सौंपे गए हैं उनको क्या? मंत्री बनाएगा। क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद बनाने का काम किसका रहेगा? राष्ट्रपति का रहेगा। नाम कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। नाम प्रधानमंत्री देता है और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये किस में बात कही गई है? आर्टिकल 75 में बात की गई है ना। तो ये बेसिकली 3 अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने जो आर्टिकल हैं इनके बारे में क्वेश्चन भी आता है। सिंपल से पूछता है भाई जो प्रधानमंत्री का आर्टिकल है किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 74 से संबंधित है ना। मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से होगा? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में बात की गई है कि भाई जो प्रधानमंत्री है वो नाम देगा राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति उसके बाद नियुक्ति करेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखो थोड़ा मंत्रिपरिषद के बारे में अपन बात करते हैं भाई, किस तरीके से जो है क्या मंत्रिपरिषद काम करती है ना, किस तरीके से मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं। देखो मंत्रिपरिषद दरअसल एक बड़ा स्ट्रक्चर है ना। क्या बड़ा स्ट्रक्चर है मंत्रिपरिषद? मंत्रिपरिषद एक बड़ा स्ट्रक्चर है ना। अब इस ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं भाई ये है एक मंत्रिपरिषद का खाका, है ना। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। तो ये मैं पीएम मान लेता हूँ। उसके बाद मान लेते हैं भाई कुछ लोग, है ना, ये मंत्री हो गए सब, है ना, ये मंत्री हो गए। तो जो मंत्रिपरिषद है दरअसल उसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। ये जो पहले मंत्री होते हैं, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, जो सुप्रीम होते हैं खुद में, वो कौन कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। कौन से? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं।
कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। कौन से? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, है ना। जैसे कि भाई रक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, जैसे कि विदेश मंत्री हो गए, है ना, वित्त मंत्री हो गया, तो ये सब क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो पहले सुप्रीम होते हैं, खुद स्वतंत्र होते हैं, किसी के अधीन काम नहीं करते हैं ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है। कैबिनेट मंत्री खुद अपने मंत्रालय के डिपार्टमेंट के सबसे हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? राज्य मंत्री आते हैं। कौन से आते हैं? राज्य मंत्री आते हैं। कौन से आते हैं? राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री एज ए हेल्पर की तरह काम करते हैं, एज ए हेल्पर की तरह काम करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन कैबिनेट मंत्रियों को सपोर्ट करने के लिए जो राज्य मंत्री हैं वो काम करते हैं। तो एज ए कैबिनेट मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, है ना। तो यानी कि जो कैबिनेट मंत्री है उनका पूरा नियंत्रण रहता है राज्य मंत्रियों पर। उसके बाद देखो एक टाइप ही समझिए इसको, क्योंकि राज्य मंत्री का ये है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्या नाम है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। कौन सा है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। अब देखो दरअसल ये इसी का एक टाइप है, मतलब कि बहुत सारे अपने ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो इतने बड़े नहीं हैं जिनके लिए कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता हो, तो फिर क्या करें? तो उनमें क्या राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन वो जो राज्य मंत्री होता है उस डिपार्टमेंट का सबसे सुप्रीम मंत्री होता है, उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री तो होता ही नहीं है, कि छोटा डिपार्टमेंट है, कैबिनेट मंत्री तो बनाया ही नहीं। लेकिन उसकी जो पोस्ट होती है वो राज्य मंत्री होता है। लेकिन राज्य मंत्री कैसे? स्वतंत्र प्रभार की तरह काम करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। इसीलिए ये अलग से इसी का एक टाइप है, इस तरीके से समझिए क्या है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। एक टाइप ये हो गया। और एक है उपमंत्री। क्या है? उपमंत्री। कौन से हैं? उपमंत्री। उपमंत्री क्या है? ये भी एक हेल्पर की तरह होते हैं, हेल्पर की तरह काम करते हैं ये भी, है ना। तो इस तरीके से जो मंत्री परिषद होती है, दरअसल 4 प्रकार के जो मंत्री हैं उनसे मिलकर बनी होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो सिंपल सी गणित ये है कि ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी ये अपने जानने योग्य है। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा? 91, है ना। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और उस 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये बात कही गई थी कि ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो दरअसल लोकसभा के 15%, लोकसभा के जो मेंबर हैं उनके 15% के बराबर होगी। तो वर्तमान में लोकसभा में यदि अधिकतम बात करें तो 350 होने चाहिए, लेकिन अभी 550 होने चाहिए अधिकतम, लेकिन अभी वर्तमान में 543 ही है, ठीक है। 550 होने चाहिए, वर्तमान में 543 है। यदि इनका 15% निकालें तो लगभग 82 के समथिंग आता है। यानी कि आज यदि वर्तमान में बात करें तो मंत्री परिषद में 82 से ज़्यादा मंत्री होंगे ही नहीं। और ये मंत्री सब इंक्लूड है ना, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री, ये सब जोड़ के 82 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये कंपलसरी है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले हो चुका है। अब देखो एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल, है ना। तो क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं अपन। देखो मंत्रिमंडल में दरअसल जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री है ना, इन्हीं को शामिल किया जाता है ना। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हीं को जो मेन होते हैं ना, उन्हीं को अपन शामिल करते हैं किसमें? मंत्रिमंडल में, है ना। तो ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में सब मंत्री आ जाते हैं, सब प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं मंत्री परिषद के बारे में जो आपको जानने लायक हैं, जो आपको जाननी है, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आई। अब देखो दरअसल एक ये जो मंत्री परिषद वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये दरअसल एक अपने वायसराय हुए थे, कौन? लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन, है ना। तो लॉर्ड रिपन ने ये कि प्रथा चलाई थी, कौन सी है? पोर्टफोलियो। कौन सी है? पोर्टफोलियो। कौन सी चलाई थी? पोर्टफोलियो। अब इस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? विभाग प्रणाली। क्या है? विभाग प्रणाली, है ना। तो ये जो विभाग प्रणाली वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंटों को अलग अलग लोगों को सौंप दो, अलग अलग मंत्रियों को सौंप दो, तो ये जो विचार है ना ये वहीं से आया। और अधिकतर अपन देखेंगे जो संसदीय शासन प्रणाली जो व्यवस्था होती है जिन देशों में, उसमें दरअसल मंत्री परिषद इस तरीके से होता है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद का पूरा है। और ये अपन आर्टिकल 75 तक अपन बात कर चुके हैं। किसके? 75 तक अपन बात कर चुके हैं। अब उसके बाद अपन जानते हैं आर्टिकल 76। किसके बारे में? आर्टिकल 76। देखो आर्टिकल जो 76 है अटर्नी जनरल के बारे में बात करता है। किसके? अटर्नी जनरल। आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है? महान्यायवादी। क्या नाम है? महान्यायवादी, है ना। अब ये महान्यायवादी क्या होता है? अटर्नी जनरल क्या होता है? दरअसल ये एक सरकारी वकील होता है ना, सरकारी वकील होता है, सरकारी वकील होता है। अब देखो हमारे देश में भाई लोकतंत्र है, कभी सरकार कुछ गलत काम कर दे तो ऐसा भी तो हो सकता है सरकार के खिलाफ कोई केस कर दे,
तो जब सरकार के खिलाफ कोई केस कर देता है तो सरकार की वकालत कौन करता है? ये सरकारी वकील ही करता है, महान्यायवादी करता है। यानी दरअसल इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा प्रावधान किया हुआ है कि एक ऐसा सरकारी वकील होगा जो सरकार के पक्ष को रखेगा, कहाँ? कोर्ट में रखेगा, है ना। तो ये चीज़ अपनी समझ में आनी चाहिए, महान्यायवादी अटर्नी जनरल, है ना। अब देखो इसकी जो योग्यता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जज होता है ना, उसकी जो योग्यताएं होती हैं उसके बराबर इसकी योग्यताएं होनी चाहिए महान्यायवादी की, अटर्नी जनरल की। उसके नीचे देखो स्टेटों में क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल, है ना। ये भी सरकारी वकील होते हैं, लेकिन ये राज्य सरकारों के सरकारी वकील होते हैं ना। और इसकी जो योग्यता होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है ना। हाई कोर्ट का जो जज है उसके बराबर इसकी योग्यता होती है, कौन सी? एडवोकेट जनरल की। और ये भी सरकारी वकील होता है। हर राज्य सरकार का अपना एक सरकारी वकील होता है ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, सरकार कुछ गलत काम कर दे, कुछ कहीं कुछ नियम बना रही है, कानून बना रही है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दे, कोर्ट में चला जाए, तो सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो सरकार का पक्ष रखने के लिए अलग से वकील होते हैं ना। अब देखो ये जो महान्यायवादी होता है, दरअसल हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं क्योंकि अपना जो भाग 5 है वो केंद्र सरकार को ही डेडिकेट है। तो ये जो भाग 5 है और इसमें ये जो महान्यायवादी है, दरअसल इस महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता है ना, इसके पद के हिसाब से, है ना। इसको जो महान्यायवादी का जो पद है उसका वेतन नहीं दिया जाता, इसको केवल भत्ते दिए जाते हैं, गाड़ी बंगला वगैरह यही दिए जाते हैं ना। वेतन क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल यदि सरकार का काम नहीं चल रहा है, सरकार की वकालत नहीं कर रहा है, उस समय सरकार से फ्री है, तो ये आम लोगों की वकालत कर सकता है ना। किसी भी बंदे को पकड़ के, अच्छा भाई तेरी वकालत करनी है, तेरा जज में अपने कोर्ट में अपने को फैसला करना है या फिर अपनी वकालत करनी है, तो वहाँ पर जाके ये जो महान्यायवादी है वो काम कर सकता है ना। तो उसको कोई ऐसा कोई नहीं है भाई, प्रतिबद्ध तो है ही नहीं कि भाई, है ना। तो ये चीज़ अपने को समझनी है जो आर्टिकल 76 में है ना। अब देखो इसी से एक और आप जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए आर्टिकल 88, क्योंकि यहीं पर याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। दरअसल जो आर्टिकल 88 है इसमें ये बात कही है कि यार ये जो महान्यायवादी है, कौन सा महान्यायवादी? अटर्नी जनरल है और मंत्री है ना, ये किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। देखो दरअसल जो मंत्री होता है ना, मंत्री कोई सा भी हो, मंत्री परिषद का सदस्य मंत्री कहलाया, है ना। फिर चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव हो, उप मंत्री, है ना, कुछ भी हो, कोई सा भी मंत्री हो, वो मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकते। मंत्री लोकसभा से भी बनाए जा सकते हैं और मंत्री राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं, है ना। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई केवल लोकसभा से ही मंत्री होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही सदनों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब देखो जब सरकार कोई अपना पक्ष रखती है या फिर सरकार या फिर कहीं किसी मंत्री से जवाब मांगना होता है, तो वह किसी भी सदन में अपनी जो जवाबदेही है उसको बता सकता है, अपना जो पॉइंट है उसको रख सकता है ना। किसी भी सदन में बैठ सकता है, वह राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लोकसभा में भी बैठ सकता है। और ये आपने बाकायदा चीज़ देखी होगी कि भाई कभी कभी तो हम ओम बिरला जी को बैठा देखते हैं और सामने मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वगैरह सब बैठे रहते हैं, और कभी कभी जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं राज्यसभा के, वो बैठे रहते हैं और उनके फिर आगे वही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ना। तो वैसे तो जो लोकसभा के सदस्य हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वो राज्यसभा में क्या करें। तो ये चीज़ अपने को समझनी है कि जो मंत्री होता है वह किसी भी सदन में बैठ सकता है, जो मंत्री होता है वह किसी भी सदन में बैठ सकता है। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है ना, तो वो वोट केवल अपने ही सदन में देगा। यदि वह लोकसभा से चुनकर आया मेंबर है तो लोकसभा में ही देगा, यदि वह राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में ही वोट देगा, है ना, लोकसभा में नहीं दे सकता। लेकिन यदि मंत्री है तो वह किसी भी सदन में बैठ सकता है, ठीक है। ये तो हो गई मंत्रियों से संबंधित। लेकिन जो अटर्नी जनरल है ये किसी भी सदन में बैठ सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है। लेकिन यह केवल इसको अधिकार नहीं है ना किसका, वोट देने का, है ना। किसी भी सदन में ये वोट देने का इसको अधिकार नहीं है, क्योंकि मेंबर ही नहीं है ना। तो ये राज्यसभा का मेंबर होता है ना लोकसभा का मेंबर होता है, तो वोट कहाँ से देगा। तो ये चीज़ अपने को समझने की। और ये किस में बात कही है? आर्टिकल 88 में, क्योंकि इसी से संबंधित है अटर्नी जनरल से, तो ये यहीं पर आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखो ये जो आर्टिकल 78 है और 77 है, ये दरअसल प्रधानमंत्री के क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या क्या कर्तव्य, भाई क्या कर्तव्य होता है। जो प्रधानमंत्री होता है दरअसल जो मंत्री परिषद है और जो राष्ट्रपति है, इनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है ना। इनके बीच में ये सेतु की तरह काम करता है। कौन? प्रधानमंत्री। कि भाई मंत्री परिषद का क्या विचार है, क्या खाका तैयार किया मंत्री परिषद ने, उसको राष्ट्रपति तक पहुँचाना, राष्ट्रपति के क्या बिंदु हैं उनको मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना। तो ये बीच में कनेक्टिविटी बनाने का काम किसका रहता है? प्रधानमंत्री का रहता है।
तो ये आर्टिकल 78 में बात की गई है ना। अब अपन जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उस पर चलते हैं, और वो कौन सा है, आर्टिकल 79। कौन सा है, आर्टिकल 79 है ना। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, कौन सा है, आर्टिकल 79 है ना। देखो आर्टिकल 79 है, इसमें संसद के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, संसद के बारे में है ना। किसके बारे में, संसद के बारे में बात की गई है। अब देखो यदि हम संसद की बात करें तो संसद के भाग 3 है ना, भाग 3 है संसद के। कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी किसके अंतर्गत आता है, संसद के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इसके सदन की बात करें तो सदन इसके 2 हैं, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जब संसद के भाग पूछे जाएँ तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जब यदि संसद के सदन पूछे जाएँ तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो संसद की बात कही गई है ना, किस में बात कही गई है, आर्टिकल 79 में बात की गई है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद देखो 2 सदन होते हैं, कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो आर्टिकल 80 कौन सा है, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 है ना, यहाँ पर दोनों लिख लीजिए। जो आर्टिकल 80 है उसमें राज्यसभा के बारे में बात की गई है, राज्यसभा के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 81 है, इसमें लोकसभा के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, लोकसभा के बारे में बात की गई है ना। अब आर्टिकल 80 जो राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में अपन क्या जानते हैं भाई, ये एक तो स्थायी सदन है, कैसा है, स्थायी सदन है ना। इसके अलावा उच्च सदन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसे शिक्षितों का भी सदन भी बोलते हैं, क्या, शिक्षितों का सदन भी बोलते हैं, शिक्षितों का सदन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, राज्यों की भागीदारी होती है इसमें, राज्यों की भागीदारी होती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जनता सीधा डायरेक्ट वोट नहीं देती, जनता के द्वारा जो एमएलए चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, वो उनको चुन के भेजते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनके नंबर होते हैं राज्यसभा के। जैसे राजस्थान में बात करें तो राज्यसभा की 10 सीटें हैं राजस्थान में, है ना। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटें हैं। इसके अलावा और यदि बात करें तो जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। 30 वर्ष से कम का तो बन ही नहीं सकता राज्यसभा का सदस्य। तो ये देखो महत्वपूर्ण बातें हैं राज्यसभा के बारे में, है ना, जो आर्टिकल 80 में है। और आर्टिकल 80 आपको ये ध्यान रखना है, राज्यसभा के बारे में बात करता है। ठीक है, अब यदि आर्टिकल 21 की बात करें तो लोकसभा के बारे में बात करता है, कौन सा, निम्न सदन है, कौन सा, निम्न सदन है। इसके अलावा प्रत्यक्ष इसमें निर्वाचन होता है ना, यानी कि सीधा डायरेक्ट जो जनता है वो इसमें वोट डालती है और यहाँ से लोग चुन के आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या है भाई, ये जो है पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों से जो राजनीतिक पार्टियां वो अपने कैंडिडेट खड़ा करती हैं, फिर वो जीत के आते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो पूरा माहौल रहता है ना वो लोकसभा में रहता है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ना। उसके अलावा और क्या है भाई, इसको भंग किया जा सकता है, भंगुर प्रकृति की है ना। ठीक है, बात आए। और ये चीज़ और जो अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखनी है क्या, कि जो राज्यसभा है दरअसल इसकी शक्तियाँ थोड़ी कम हैं, लेकिन जो लोकसभा है उसकी शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। कार्यकाल 5 साल का होता है इसका, है ना। लेकिन उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है यदि सरकार के पास बहुमत नहीं है ना। यदि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है 5 साल से पहले भी जो संसद है उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो है ना। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यदि वर्तमान में बात करें मैं कितनी सदस्य संख्या है, तो 543 सदस्य संख्या है ना। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 243 सदस्य संख्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें से 12 जो कैंडिडेट होते हैं वो तो मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। साहित्य में, कला में, विज्ञान में, है ना, जो प्रमुख खिलाड़ी, जो क्षेत्र में प्रमुख काम करने वाले होते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है इन क्षेत्रों में, तो उनको क्या है, नॉमिनेट कर देते हैं सीधे, है ना। जैसे कि अभी वर्तमान में सुधा मूर्ति, है ना, सुधा मूर्ति प्रमुख बिजनेसमैन है, तो उनको चुना गया है अभी, है ना, राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 80 और 81। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करता है। अब देखो, दरअसल एक चीज़ और अपने को याद रखनी है, क्या रखनी है, कि एक हमारा जो प्रधानमंत्री का पद तो दिया हुआ है किसमें, आर्टिकल 74 में, लेकिन उप प्रधानमंत्री जैसा पद कोई है नहीं, है ना। अपने संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं दे रखा। लेकिन ये जो पद है दरअसल राजनीतिक शक्तियों से प्रभावित है, राजनीति से प्रभावित है। वो होगा क्या, कि भाई जो भी पार्टी है जो सत्ता में आई है, अब उसमें बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में होते हैं, यार इसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, ये योग्य है प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, इसको क्यों नहीं बनाया।
तो इस प्रकार से जो पार्टी है उसमें फूट ना डले, तो इसलिए एक अलग से ही राजनीति से प्रभावित है ये पद, कौन सा, उप प्रधानमंत्री का। तो ये जो उप प्रधानमंत्री का पद है, दरअसल संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ उप प्रधानमंत्री रहे हैं अपने, उसके बारे में बात कर देते हैं। उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कौन कौन रह चुके हैं भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जगजीवन राम है ना, जगजीवन राम प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि और बात करें, चौधरी चरण सिंह, क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह है ना, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी है ना, कृष्ण आडवाणी है ना, तो ये भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो एक चीज़ और है ना, क्या है, अतिरिक्त प्रभार, क्या नाम है, अतिरिक्त प्रभार। अब अतिरिक्त प्रभाव क्या होता है, मतलब कि दरअसल होता क्या है कि एक डिपार्टमेंट में, जैसे एक कोई मिनिस्ट्री है तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो मिनिस्ट्रियों को एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, एक ही कैबिनेट मंत्री होता है उसका। जैसे कि अपन प्रत्यक्ष एग्जाम्पल लेते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री एक तरीके से मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री है ना, क्योंकि पूरा मुखिया होता है तो अलग से नाम दे देते हैं इसको, है ना। जो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में मोदी जी, उनके पास देखो भाई पेंशन मंत्रालय भी है, पेंशन मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय है, अंतरिक्ष संबंधी है ना, स्पेस मिनिस्ट्री भी है इन्हीं के पास, है ना, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है। तो इतने सारे इनके पास डिपार्टमेंट हैं, लेकिन बंदा क्या है, एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी तो एक ही हैं, डिपार्टमेंट इतने सारे हैं। तो ये क्या अतिरिक्त प्रभार है ना, उनके पास एक्स्ट्रा काम ही है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट ही है। तो ये क्या करते हैं कि जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनको दरअसल PMO है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें सौंप देते हैं, वहीं से ये काम चलते रहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं अतिरिक्त प्रभार, ये आपको शब्द याद जरूर रखना है, अतिरिक्त प्रभार है ना, अतिरिक्त प्रभार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल अपने 81 तक बात हो चुकी है, आर्टिकल 82 के बारे में ना, 82 आर्टिकल 82 क्या कहता है, आर्टिकल 82 इसके बारे में बात करते हैं। देखो आर्टिकल 82 है ना, आर्टिकल 82 क्या कह रहा है कि ये जो राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी मेंबर चुने गए हैं, दरअसल जब जब हमारे देश में जनगणना हो तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के जितनी भी सदस्य संख्या है ना, इन दोनों की जो सदस्य संख्या है उनको समायोजन करना है ना। तो यानी कि जब जब जनगणना होगी, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो हर 10 साल में जो जनगणना होती है तो उस जनगणना में लोकसभा है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लोकसभा एंड राज्यसभा है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका समायोजन करना है। ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 82 में बात की गई। लेकिन देखो समझने वाली बात ये है, जो वर्तमान में जो सीटों का समायोजन किया हुआ है ना, वो 1971 की जनगणना के हिसाब से किया हुआ है ना। 1971 की जो जनगणना है उसके हिसाब से वर्तमान में सीटों का समायोजन किया हुआ है। और बाद में एक 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आता है ना, 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसमें कह दिया जाता है कि 2026 तक तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा, 2026 के बाद सीटों का समायोजन किया जाएगा, जो राज्यसभा है और लोकसभा है इनकी सीटों का समायोजन किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो 2026 में भी जो सीटों का समायोजन होगा ना, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से होगा, जो 2001 में जनगणना थी ना उसके हिसाब से जो परिसीमन होगा और उसमें फिर सीटों का समायोजन होगा। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। 82 आर्टिकल क्या कहता है कि भाई जनगणना जब जब होगी तो राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का समायोजन करना है ना। किस में बात कही गई है, 82 में। 83 में क्या बात कही गई है भाई, आर्टिकल जो 83 है उसमें सदन की अवधि के बारे में बात की है, सदन की अवधि। अब अपने पास कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, और जो राज्यसभा है उस राज्यसभा का कार्यकाल वही परमानेंट होता है ना, स्थायी होता है। इसके तो जो मेंबर होते हैं ना, हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या है फ्री हो जाते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है ना, 1/3 सदस्यों को, ठीक है। तो इस तरीके से हर 2 साल में 1/3, फिर हर 2 साल में 1/3, फिर 1/3 दूसरे नए आ जाते हैं। तो इस तरीके से कभी भंग तो हो ही नहीं सकती कौन, राज्यसभा, तो यानी परमानेंट है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो आर्टिकल 84, और आर्टिकल 84 में जो सांसद हैं, सांसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात हो गई।
जो सांसद हैं उनकी आयु आधारित क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु आधारित क्या योग्यता होनी चाहिए, किस में बात की गई है, आर्टिकल 84 में बात की गई है। क्या बात की गई कि भाई राज्यसभा के लिए जो मेंबर है उसके लिए न्यूनतम कितनी 30 साल एज होनी चाहिए, और जो लोकसभा है उसके लिए कितनी 25 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए, है ना। 25 साल से कम का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता और 30 साल से कम का व्यक्ति कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 84 में, यानी कि सांसदों की आयु आधारित क्या योग्यताएं होंगी, किस में बात की गई है, आर्टिकल 84 में। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। उसके बाद आर्टिकल 85 है ना, आर्टिकल 85, और आर्टिकल जो 85 है किसके बारे में बात की गई है, उसमें सत्रावसान के बारे में, सत्र वगैरह कब आहूत किए जाएंगे, कब उनको समाप्त किया जाएगा। आर्टिकल 82, 83, 84 और 85 है ना, आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में किसके बारे में, सत्रावसान के बारे में, सत्रावसान है ना, सत्र आहूत के बारे में, सत्र आहूत के बारे में, सत्रावसान के बारे में। देखो दरअसल है क्या कि जो अपनी संसद है उसके दरअसल 3 अपने क्या होते हैं, सत्र होते हैं। एक तो होता है अपना बजट सत्र जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है, एक होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई अगस्त में चलता है, और एक होता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर में चलते हैं ना। जो सबसे बड़ा सत्र है वो अपना बजट सत्र है, और जो सबसे छोटा है शीतकालीन सत्र है ना। अब इस सत्र को जो बुलाने का काम करता है ना, तो वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सत्र को आहूत करता है यानी कि बुलाता है, और सत्र को समाप्त करने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा, सत्र को समाप्त करने का काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब सत्र को आहूत करने के बाद उसके बाद जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हीं की भूमिका रहती है, सभापति। लोकसभा में कौन, अध्यक्ष, कौन, अध्यक्ष, और राज्यसभा में कौन, राज्यसभा में कौन, सभापति, सभापति उर्फ उपराष्ट्रपति आप बोल दीजिए, है ना। उसके बाद ये दोनों कार्यवाही संभालते हैं। यदि भाई जो लोकसभा है उसको स्थगित करना है, निरस्त करना है ना, यदि हंगामा ज़्यादा हो रहा है तो उसका लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो जिम्मेदार होता है ना। तो ये 85 जो अपना आर्टिकल है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि भाई लोकसभा है उसका जो बाद में जो सत्र स्टार्ट हो जाता है तो अध्यक्ष उसकी पूरा जिम्मेदार होता है। उसके बाद राज्यसभा में सभापति है ना, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये किस में बात कही गई है, आर्टिकल 85 में, 85 में। आर्टिकल 86 की बात करें है ना, 86 में किसकी बात कही है, तो आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का भाषण है ना, राष्ट्रपति का भाषण, क्या, राष्ट्रपति का अभिभाषण लिख लीजिए इसको, है ना, राष्ट्रपति का अभिभाषण। दरअसल क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह कभी भी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, है ना, उसमें अपना भाषण दे सकता है, अपना उसमें बिंदु रख सकता है, कुछ भी, है ना, अपने स्पीच दे सकता है। किस में बात की गई है, आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 में किसके बारे में, उसमें भी राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात की गई है ना, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात की गई है, विशेष अभिभाषण की बात की गई है ना, अभिभाषण की बात की गई है। ये जो अभिभाषण होता है ना, दरअसल जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है ना, जब नई लोकसभा चुन के आती है तो उसमें राष्ट्रपति का यह अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण होता है आर्टिकल 87 में। और इसमें जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद उस पूरे अभिभाषण को तैयार करता है और राष्ट्रपति उसे पढ़ के सुनाता है ना कि भाई देखो हम इस 5 साल में ये काम करेंगे, ये अपने देश में करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद जब अभिभाषण कंप्लीट हो जाता है तो पक्ष विपक्ष ये सब अपनी जो धन्यवाद अपने प्रस्ताव प्रेषित करते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। तो ये 87 में। देखो आर्टिकल 88 की हालांकि पहले मैं बात कर चुका हूँ, जो महान्यायवादी है और जो मंत्री हैं वे किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, है ना, लोकसभा हो चाहे फिर राज्यसभा हो। जो महान्यायवादी है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, और जो मंत्री है वह केवल उसी में अपना वोट दे सकता है जहाँ से वो हो, चाहे लोकसभा का सदस्य तो लोकसभा में देगा, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा में देगा, ठीक है। किस में बात करें, 88 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो आर्टिकल 89 है, आर्टिकल 89 में सभापति और उपसभापति के बारे में बात की गई है। जो राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, सभापति, और उसके नीचे कौन होता है, सभापति। सभापति तो कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है, उसी को अपन सभापति बोल देते हैं। लेकिन जो उपसभापति होता है ये तो राज्यसभा के मेंबरों में से कोई होना कोई होता है, किसी न किसी को चुना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में बात की गई है, आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 93 में दरअसल जो लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है ना, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
इन दोनों के बारे में बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 93 में। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, आर्टिकल 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए मतलब क्या प्रावधान। अब देखो अध्यक्ष क्या काम करता है भाई, पूरी मॉनिटरिंग करता है लोकसभा में, है ना। उसके अलावा कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसकी जानकारी देता है। अब देखो एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है, क्या कि यदि मंत्री कहीं विदेश घूमने जाता है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेगा मंत्री, और यदि कोई सांसद घूमने जा रहा है ना विदेश, तो किससे परमिशन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेगा। और यदि कोई ऐसा मेंबर है जो भाई 45 दिन तक, 45 नहीं मतलब 60 दिन तक वो एब्सेंट रहा है ना, बिना कोई कारण के, कोई कारण नहीं बताया उसने, तो हो सकता है उसको निलंबित भी कर देना, सदन में प्रवेश ही ना करने दे। ये अध्यक्ष के काम होते हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। अध्यक्ष और उसके नीचे कौन? उपाध्यक्ष। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उपाध्यक्ष। अध्यक्ष यदि अपना जो इस्तीफा है वो यदि किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको सौंपेगा? अध्यक्ष को, है ना। तो ये एक दूसरे में आपस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 98 में सचिवालय के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? सचिवालय। देखो दरअसल ये जो मंत्री वगैरह होते हैं, जो सांसद वगैरह होते हैं, ये तो क्या करते हैं, संसद में बैठ के भाई जो भी पूरा क्रियाकलाप है वो काम करते हैं ना भाई, चाहे भले डिबेट हो उस पर, है ना, किसी मुद्दे पे डिबेट वगैरह करते हैं। लेकिन उस संसद में काम क्या हुआ, कागजी जो पूरी कार्यवाही होती है कौन करता है? सचिवालय तो करता है। अब ये जो सचिवालय होता है दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस पर नियंत्रण रहता है इसमें, है ना। और आर्टिकल जो 100 है यानी कि आर्टिकल 100 गणपूर्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? गणपूर्ति की बात करता है। यानी गणपूर्ति मतलब कि यदि सदन में एक 1/10 मेंबर की उपस्थिति है तभी वो सदन चल सकता है। यदि इतनी उपस्थिति नहीं है तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, सदन चलेगी नहीं, है ना, उसमें कार्यवाही चलेगी नहीं सदन में। तो इतने तो मिनिमम मेंबर होने ही चाहिए, है ना। तो जैसे यदि अपन लोकसभा की बात करें तो भाई 543 हैं, इसका 10% निकालेंगे तो यानी कि 54, यानी 55 मेंबर तो होने चाहिए, तभी वो सदन चल सकता है। वैसा नहीं हो 55 मेंबर ही नहीं आए हो तो फिर कैसे कार्यवाही चलेगी ना। तो मतलब ये गणपूर्ति है भाई, इतनी तो होनी चाहिए तभी सदन की कार्यवाही स्टार्ट हो सकती है। तो ये देखो आज हमने काफ़ी जो आर्टिकल हैं अपने आर्टिकल 73 से हमने बात की, और जो मंत्रिपरिषद के बारे में की, प्रधानमंत्री के बारे में बात की, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की, लोकसभा राज्यसभा, है ना, उनके बारे में बात की, सत्रावसान किस तरीके, है ना, उन सब के बारे में बात की अपन ने। तो आई थिंक ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं और जो आर्टिकल हैं आपके समझ में आए होंगे, है ना। अब जो अगला लेक्चर है उसमें अपन जानेंगे भाई संयुक्त अधिवेशन और फिर बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, महाविनियोग विधेयक क्या होते हैं ना उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।